अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है राइनाइटिस। ठीक है, राइनाइटिस बेसिकली क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी कोई भी डिजीज़ है ना, अगर नोज़ वगैरह की जिसमें रनी नोज़ होता है और इचिंग वगैरह होती है उसको राइनाइटिस कहते हैं। तो एक एलर्जिक राइनाइटिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है ना बुक के लिहाज से वो है एक्यूट एंड क्रॉनिक राइनाइटिस। अच्छा, जो एक्यूट राइनाइटिस होता है ना उसमें आ जाता है हमारे पास वायरल है, बैक्टीरियल है और इरिटेटिव टाइप्स है। 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास वायरल होता है ना मेनली वो वायरस की वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से होगा। और जो इरिटेटिव है ना वो हमारे पास किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो रहा, वो हमारे पास होता है पोलन वगैरह और ये जो डस्ट वगैरह हम कह देते हैं ना कि इस चीज़ से हो गया है, डस्ट से, पोलन से और फ्यूम वगैरह से, किसी गैस से, तो वो होता है मेनली इरिटेटिव। जो अब वायरल है ना ये हमारे पास इसके आगे फर्दर डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं जो कि हमारे पास करवा सकते हैं। लेकिन जो कॉमन बात है कि जो सब टाइप के राइनाइटिस में आएगी वो उसके कुछ मेजर साइंस हैं जो हमारे पास सब में होंगे। उसमें हो जाता है हमारे पास फीवर होगा, माइल्ड फीवर, हेडेक और रनी नोज़ होगा, कंजेशन हुई होगी। तो ये वाली जो है ना ये सब में ही कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वायरल राइनाइटिस में आता है कि कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा राइनाइटिस है और राइनाइटिस एसोसिएटेड विद एक्जेंथमास और हमारे पास कोविड आ जाता है। ठीक है, जो हमारे पास कॉमन कोल्ड होता है ना इसको क्राइजा भी कहते हैं। जो मेनली ये हमारे पास जो वायरसेस होते हैं ना जो करवाते हैं उसमें एडिनो वायरस आ जाता है, पिकोना वायरस आ जाता है और हमारे पास राइनो वायरस, ये डिफरेंट टाइप के वायरसेस आ जाते हैं। और बेसिकली मतलब ये वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये है कि 1 से 4 दिनों इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और ये 2 से 3 वीक में ना मतलब रहता है। और हमें पता है कि जो ये राइनाइटिस वगैरह होता है ये सेल्फ लिमिटेड होता है मेनली। ठीक है, तो वो 2 से 3 हफ्तों में खुद ही सही हो जाता है। अब क्लिनिकल फीचर जो कि कॉमन है ये सब में आएंगे। ठीक है, उसमें क्या रहता है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, उसके बाद नेज़ल स्टिफनेस हो जाती है, स्टफीनेस होती है, राइनोरिया होता है, स्नीजिंग वगैरह हो जाती है। और नेज़ल डिस्चार्ज पहले हमारे पास वाटरी होता है, लेकिन अगर हमारे पास वायरल राइनाइटिस सुपर इम्पोज हो गया बाय द बैक्टीरियल इन्वेजन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन, तो म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो इम्यूनोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस, हीमोफिलिया, इन्फ्लुएंजा, क्लेबशेला और मरक्सेला वगैरह। तो ये बातें तो हमें पता है कि थर्ड ईयर में हमने पढ़ी हैं। तो जो भी ये राइनाइटिस वगैरह करवाते वो आगे ट्रीटमेंट में यही है कि हम ना उसको कहते हैं कि आप बेड रेस्ट करें ताकि वो सोर्स ना बने दूसरों के लिए इसी राइनाइटिस का। उसके बाद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड आर इनकरेज। और इसके अलावा हम दे सकते हैं उसे एंटी हिस्टामीन दे सकते हैं, नेज़ल डीकंजेस्टेंट दे देते हैं, डीकंजेस्टेंट और एनाल्जेसिक दे देते हैं। एनाल्जेसिक बेसिकली देते हैं हम हेडेक, फीवर, माइल्जिया वगैरह के लिए। उसके बाद अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसकी राइनाइटिस की ये होती है कि हमें पता है कि हम जो कान और गला है और नाक ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर नाक का कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो वो इन दोनों को इन्वॉल्व कर सकता है। और इसी तरह अगर कान का या गले का कोई मसला है तो हमारे पास हमें वो नोज़ में भी कॉम्प्लिकेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वही इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि वैसे सेल्फ लिमिटिंग है, 2 से 3 हफ्तों में खुद ही सही हो जाता है। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रहा है तो कॉम्प्लिकेशन में साइनसाइटिस आ जाता है, फ्रिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस आ जाता है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और ओटाइटिस मीडिया वगैरह। उसके बाद इन्फ्लुएंजा राइनाइटिस क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत डिटेल से पढ़ा था थर्ड ईयर में। तो इसकी 3 जो होती हैं वो स्पीशीज़ हैं, ए, बी और सी, सीरोटाइप। और इसके साइन एंड सिम्टम जो है ना वो सेम है जैसे हमने कॉमन कोल्ड के किए हैं। ट्रीटमेंट भी इसका वही होता है, बाकी इसमें और कुछ भी नया नहीं है। राइनाइटिस एसोसिएटेड विद एक्जेंथमास। अच्छा, ये जो होते हैं ना कुछ वायरस, जो मीजल है, रुबेला वायरस, चिकन पॉक वायरस, तो वो इन्होंने बॉडी पे एक्जेंथमास मेनली होता है कि वाइट सेप्टर रैश हो जाती है बॉडी पे, इरप्शन होती है स्किन पे। ठीक है, जो भी चिकन पॉक्स वगैरह के हमें पता है कि उसमें जो भी वो रैशेस नहीं बने होते वो। तो लेकिन उसमें इनिशियल सिम्टम यही राइनाइटिस वगैरह होता है, स्टफी नोज होता है, राइनोरिया होता है। उसके बाद वो फीवर वगैरह और वो रैश अपीयर होती है बॉडी पे। तो इसमें यही बताया हुआ है। मेन ये था जो कि करना था कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम। ट्रीटमेंट जनरल सही होता है इसका, तो हमने कर लिया। उसके बाद कोविड आ जाता है। कोविड का ये है कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, एयरबोर्न होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 14 डेज़ है। और अर्ली सिम्टम वो सेम वही हैं जो इसमें है, जैसे कि हमारे पास क्या होगा कि वही वाली चीज़ें कि बर्निंग सेंसेशन होती है, नेज़ल स्टफिनेस, राइनोरिया, स्नीजिंग वगैरह होती है, फीवर होगा, हेडेक और एक्सेट्रा।
उसके बाद कोविड का हमें वैसे ही पता है कि इसमें कुछ लोगों को क्या था, नोज़िया, वोमिटिंग एंड डायरिया हो रहा था, और कुछ लोगों को लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑफ स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा था उन्हें, या सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो रहा था। ये एडिशनल है, बाकी सारी वही हैं, फीवर होगा, रनिंग नोज होगा, सोर थ्रोट होगा, ठीक है। उसके बाद ये रिस्क फैक्टर, बेसिकली जब वायरस ये आया था ना कोविड-19, तो ये था कि इसने बेसिकली इफ़ेक्ट किया था जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पर्सन थे, या जिनको कोई और डिजीज़ वगैरह थी, कोमॉर्बिड कंडीशन थी, डायबिटिक हो गई, कैंसर के पेशेंट, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़, और जो लोग स्टेरॉइड और कीमोथेरेपी वगैरह ले रहे थे ना, तो उनमें इन सब में यही होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हुआ होता है, तो वायरस उसमें डिजीज़ कॉज कर रहा था। इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं है, ये आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ। बस ये है कि फ़र्स्ट वेव जब आई थी ना, तो वो लंग में परसिस्ट कर रही थी, कफ वगैरह हो रहा था, तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ रही थी। सेकेंड वेव में वो क्या था, फंगल इन्फेक्शन था, म्यूकोरमाइकोसिस हो रही थी, और पैरानेसल साइनसेस, मेनिंजेस और ब्रेन वगैरह इन्वॉल्व हो रहे थे। उसके बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल में वही जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स हमने जब कोरोना आया था तो की थी, वही वाली इसका सेफ्टी प्रोटोकॉल है कि क्राउडिंग को अवॉइड करना है, मास्क वेयर करें और डिस्टेंस रखें 2 मीटर का फ्रॉम द अदर पीपल, और सैनिटाइज़ का यूज़ करें, वैक्सीनेशन करवा लें, एक्सेट्रा। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए हमारे पास इसके 4 टेस्ट हैं। हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास एंटीजन को डिटेक्ट करता है जो कोविड का होगा। उसके लिए हम स्वैब लेते हैं नोज़ से, नेज़ोफेरिंक्स से और ओरोफेरिंक्स से, ठीक है। 1 से 2 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाता है। अब जो RT-PCR टेस्ट है ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कोविड-19 इज़ RT-PCR। स्वैब इसमें भी हम लेते हैं फ्रॉम नोज़, फ्रॉम नेज़ोफेरिंक्स और द ओरोफेरिंक्स, लेकिन इसमें यह है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 24 आवर्स में आता है, 1 दिन लग जाता है, ठीक है। और ये है कि इसमें जो होता है ना, टेस्ट पॉजिटिव ही रहता है, इवन पेशेंट हैज़ रिकवर फ्रॉम द डिजीज़, उसके बाद भी वो टेस्ट के पॉजिटिव ही रहते हैं। इसके अलावा हम एक्सरे ले सकते हैं और CT चेस्ट का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमें जो लंग्स, हाउ मच व्हाट एक्सटेंड लंग्स आर इन्वॉल्व, वो हमें पता चल जाता है कि कोविड में कितना भी है, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट में ये है कि जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो जो हमारे पास लिम्फोसाइट वगैरह, ल्यूकोसाइट है, उनका लेवल रेज किया होता है, तो इंडिकेट द लेवल ऑफ इम्यूनिटी द पर्सन डिवेल्प। ये भी इंडिकेट करता है WBC का, अगर वो बढ़ा हुआ है ना कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन चले रहा है। मैनेजमेंट में हम क्या है कि मैनेजमेंट में मेनली वही है कि प्रोटोकॉल इसका लिया जाए, और ट्रीट करने के लिए उसको ऑक्सीजन थेरेपी दे दें और स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज़ करें, और मुझे नहीं पता इसको क्या पढ़ना है, रेड से वेयर जो भी है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी देते हैं, ठीक है। तो यही है इसके मैनेजमेंट में, और इसका कोविड का कोई एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं था। उसके बाद बैक्टीरिया राइनाइटिस आ जाता है। बैक्टीरिया राइनाइटिस में क्या होता है कि नॉन स्पेसिफिक है, डिफ्थेरिक है, डिफ्थराइटिक है, ठीक है। जो नॉन स्पेसिफिक है ना, वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी। प्राइमरी मेनली होता है कि बस बैक्टीरिया की वजह से ही हुआ है, और सेकेंडरी के पहले उसको वायरल राइनाइटिस था और बाद में बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो गया। प्राइमरी जो होता है ना, मेनली ये कॉमन होता है चिल्ड्रन वगैरह में, और इसमें आ जाता है मोनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। अब जो बैक्टीरिया राइनाइटिस होता है ना, उसमें ग्रेश वाइट ना टेनेशियस मेम्ब्रेन होती है नोज़ में, और अगर उसको उतारने की कोशिश की जाए ना, विद अटेम्प्टेड रिमूवल, तो हमारे पास ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है नोज़ से, ठीक है। और डिप्टेरिक राइनाइटिस अब ये रेयर है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ने की वजह से ना अब इसके केसेस ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन ये भी क्योंकि ये बैक्टीरियल, तो इसमें एक फीचर तो यही कॉमन होगा कि ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन होगी इंफीरियर टर्मिनेट पे और फ्लोर ऑफ नोज पे। मेम्ब्रेन वो टिनेशियस होती है, उसको रिमूव करेंगे तो वही ब्लीडिंग वगैरह होगी। एडिशनल पॉइंट ये है कि एक्सकोरिएशन हो जाती है इंटीरियर नेयर्स की और अपर लिप्स की भी होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट यही है कि जो बैक्टीरियल की वजह से अगर हो रहा है तो ऑफकोर्स हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। तो एंटीबायोटिक्स में हमारे पास आ जाती है पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, और अगर डिफ्थेरिया तो डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन आ गया। अब जो इरिटेटिव राइनाइटिस है, इरिटेटिव राइनाइटिस इसमें कोई भी बैक्टीरिया और वायरस वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। इसमें मेनली होता है ड्यू टू द एक्सपोजर टू डस्ट, स्मोक, इरिटेटिंग गैसेज, जिसमें अमोनिया, फॉर्मलिन फ्यूम्स वगैरह आ गए, जिन्होंने म्यूकोजा को इरिटेट किया, और फिर हमारे पास वही जो साइन एंड सिम्टम है ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं, स्नीजिंग, राइनोरिया, नेजल कंजेशन। अब ये कुछ टाइम के लिए भी रह सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी रैपिडली जो है ये डिसअपियर हो गए, लेकिन परसिस्ट भी कर सकते हैं फॉर सम डे अगर हमारे पास नेजल एपिथेलियम ना डैमेज हो रही है। रिकवरी इसकी यही है कि डिपेंड करती है कि हमारे पास एपिथेलियल कितना डैमेज हो गया है और इन्फेक्शन तो नहीं हो गया तो बाद में। तो दैट्स फॉर
अच्छा, ये था हमारा सारा राइनाइटिस के बारे में। एक्यूट क्रॉनिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और ये जो है ना, ये इसका नोट्स है, मेनली यही है जो हमारे पास राइनाइटिस में ये पहले पेज में था कि वायरल है और बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये अगर आप इतना भी कर लेते हो, ये थोड़ी सी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है तो इनफ है। उसके बाद क्रॉनिक आ जाता है। क्रॉनिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।